हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो इससे पहले जब मैंने जितना भी पढ़ा तो आपका थ्योरेटिकल जो हिस्सा था बच्चों पूरा हो चुका है। कुछ न्यूमेरिकल अपन हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए कुछ न्यूमेरिकल तो थे जो डायरेक्ट सूत्र पर आधारित हैं, तो उनको मैं बता नहीं रहा हूँ। अगर आपको उनमें भी दिक्कत आए तो आप मुझे बता देना, मैं उनको भी सोल्व करवा दूंगा। बच्चों मैं उनको सोल्व करा रहा हूँ जो लगभग आपको नहीं आएंगे, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई परेशानी रहे तो आप मुझे बता देना। देखिए क्वेश्चन मैंने सामने लिख रखे हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि इस बिंदु P और N के मध्य हमें तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है ना बच्चों। क्या करना है? P और N के मध्य तुल्य धारिता निकालनी है। अब सबसे पहले बच्चों अपन को ये ध्यान रखना है कि वे हमें ये चेक करना है कि कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों अगर बात करें कि तो यहाँ पर ये जो C1 है और ये C2 हैं, ये बच्चों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो यहां हम लिखेंगे देखो कि यहां C1 व C2 संधारित्र समांतर क्रम में हैं। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। अतः और C' बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। मतलब इन दोनों का जो परिणामी है ना वो हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी कि 30 माइक्रोफेरड। क्या हो गया? 30 माइक्रोफेरड। अब आपका जो चित्र है ना बच्चों वो ऐसा रह गया है, केवल देखो ये और इस तरह से ये हमारा परिपथ रह गया। ये P, ये N और ये बैटरी। तो यहां तो कितना आ गया? 30 माइक्रोफेरड और इधर कितना दे रखा है? 30 माइक्रोफेरड। ठीक, इस तरह से मतलब ये पूरा चित्र है जो छोटा होकर इतना सा रह गया है, ठीक है ना। एक बार फिर समझना, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो ये वाला और ये वाला कौन से क्रम में दिख रहा है? समांतर क्रम में दिख रहा है। समांतर क्रम में दोनों को जोड़ दिया, 30 आंसर आ गया। ठीक, अब ये इन दोनों को हटाकर 30 का रख दिया और 30 का यहां रखा हुआ है। अब ये देखो ये दोनों किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं? ये दोनों श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये तो है C' और ये है C3, ठीक है। C' और C3 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। फिर देखो तथा C' व C3 श्रेणी क्रम में है। अतः P व N के मध्य तुल्य धारिता। और तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है? तुल्य धारिता का सूत्र होता है बच्चों C बराबर श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर 1/30 प्लस 1/30। तो 1/C बराबर 2/30। तो C का मान हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 और मात्रक आ जाएगा माइक्रोफेरड। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 15 माइक्रोफेरड। एक बार फिर समझो, क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखो क्या है कि P और N के मध्य तुल्य धारिता निकालनी है। क्या करना है? पहले चेक करना है कि कौन से क्रम में है। तो C1 और C2 तो समांतर क्रम में, सो उनका 30 आंसर आ गया। फिर इन दोनों को हटाएंगे और उसके स्थान पर 30 लिख देंगे और इधर 30 पहले का ही बचा हुआ है। अब ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 1/C बराबर क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2। उसमें रखकर आपका फाइनल आंसर आ गया 15 माइक्रोफेरड, ठीक है ना बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखना, इसको मिटा देता हूं अब मैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये रहा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये देखो ये कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि चूंकि 3 माइक्रोफेरड व 6 माइक्रोफेरड श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो 1/C' बराबर वही 1/3 प्लस 1/6। तो 1/C' बराबर 6 से ले लेंगे बच्चों अपन, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/6। तो C' बराबर हो गया 6/3 यानी कि 2, ठीक। तो C' की वैल्यू कितनी हो गई? 2। मतलब नए चित्र में जो हम क्या करेंगे, नए चित्र में इसको हटाएंगे ना तो इसके स्थान पर 2 माइक्रोफेरड रख देंगे। तथा देखो ये वाला भी देखो, ये वाला, ये दोनों कौन से क्रम में है? ये भी श्रेणी क्रम में है। तथा
4 माइक्रोफेरेड व 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो उस समय C डबल डैश की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, 1 में उल्टा रहती है, यानी 1/4 प्लस 1/4, तो 1/C डबल डैश बराबर 2/4। तो इस हिसाब से C डबल डैश की वैल्यू हो गई 4/2 यानी कि 2 माइक्रोफेरेड। ठीक बच्चों, अब देखो नया चित्र, अब नया चित्र क्या आएगा, मतलब ये A पॉइंट हमारा यहां रहा और इस तरफ तो हो गया 2 माइक्रोफेरेड का और इस तरफ भी हो गया 2 माइक्रोफेरेड का, क्योंकि पहले का आंसर क्या आया था 2 माइक्रोफेरेड, तो ये रह गया, और नीचे वाले का भी क्या आया था 2 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं आपको, अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं, अतः परिणामी धारिता, और परिणामी धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफेरेड। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, A और B के मध्य तुल्य धारिता हमारी प्राप्त हो गई। इधर ध्यान से देखो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये पहचान लेना है कि सर ये कौन से क्रम में दिखाई दे रहा है। अगर आप क्रम पहचान गए तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड का श्रेणी क्रम में है, उसका आंसर निकाल लिया, 2 माइक्रोफेरेड आया। फिर 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड का भी श्रेणी क्रम में है, उसका आंसर निकाल लिया, 2 माइक्रोफेरेड आया। फिर दोनों को व्यवस्थित कर दिया वैसे कि वैसे ही। ठीक है, अब ये देखो कौन से क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों को जोड़ते ही। ठीक है ना बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। देखो देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं आपके लिए। देखो C धारिता के 3 संधारित्र एक बार श्रेणी क्रम में और दूसरी बार समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं, इन स्थितियों में तुल्य धारिताओं का अनुपात कैसा है। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन समझना, मतलब 3 संधारित्र हैं C धारिता के, मतलब पहले की धारिता भी C है, दूसरे की भी C है और तीसरे की भी C है। ठीक है, तीनों संधारित्र जिनकी धारिताएं C हैं, इन्हें एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है और एक बार समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है बच्चों। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अपन को पता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक बच्चों, तो 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो 1/CS बराबर 3/C, तो CS की वैल्यू हो गई C/3, समीकरण नंबर 1। CS का मतलब है सीरीज वाला, ठीक है ना, श्रेणी क्रम वाला। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी बार हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर यानी कि पैरेलल पोजीशन पर। ठीक है, तो CP बराबर उस समय क्या रहता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो CP बराबर क्या हो गया, C प्लस C प्लस C, तो CP बराबर हो जाएगा 3C। ठीक है बच्चों, अब हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, उनका अनुपात चाहिए, अतः तो अपन कहेंगे CP/CS बराबर, ठीक है, देखते हैं CP का मान है 3C अपॉन और ये C/3, तो देखो बच्चों C से C कट गया और ये आ गया 9, तो CP/CS की वैल्यू आई कितनी, 9, यानी कि CP/CS का जो अनुपात है वो कितना है, 9। ठीक है ना, अब देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझना पहले। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं एक समान हैं, मतलब कितनी है, C। ठीक है, पहले की भी C, दूसरे की भी C, तीसरे की भी C। अब इन्हें एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और एक बार समांतर क्रम में जोड़ा गया है। देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा बच्चों CS का मान आ गया, समांतर क्रम में जोड़ा CP का मान आ गया। अब बटे की तो बात कर रहा है, तो CP/CS का मान 9 आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर एक विशेष आंसर निकल रहा है। देखो CP/CS की वैल्यू देखो, मैंने क्या किया, 3 संधारित्र जोड़े तो आंसर आया 3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 9 आ गया। अब अगर बच्चों आप यहां 3 की जगह 4 जोड़ते ना तो 4 का स्क्वायर आंसर आता, अगर आप 5 जोड़ते तो 5 का स्क्वायर आता, अगर आप 10 जोड़ते तो 10 का स्क्वायर आता। इसी तरह बच्चों अगर n संधारित्रों को जोड़ा जाता ना तो आंसर होता n स्क्वायर, क्या होता,
n स्क्वायर है। तो मतलब अगर मान लो वो 3 का ना देकर वो हमसे कह दे कि n संधारित्र हैं, इन्हें सीरीज और पैरेलल पोजीशन में जोड़ा जाता है, तो उस समय Cp/Cs की वैल्यू क्या होगी? तो हमारा आंसर n स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना? तो ऐसे ध्यान रखना है, कोशिश करनी है, घबराना नहीं है, सबको अच्छी तरह आएगा। देखो 3 जोड़े थे तो 9 आया था ना, तो मतलब 3 का स्क्वायर। अगर 4 जोड़ते तो 16 आता और 5 जोड़ते तो बच्चों 25 आता। ये ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, समझना, पढ़ के बताऊंगा फिर सोल्व कराऊंगा। देखो अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र एक विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया गया है और V वोल्ट विभवांतर तक उसको आवेशित कर दिया गया है और विद्युत क्षेत्र को अलग कर दिया गया है और प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम भर दिया गया है। तो निम्न पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बच्चों क्या क्या राशियों के बारे में पूछा गया है। पहला आवेश के बारे में पूछा गया है, दूसरा विभवांतर के बारे में पूछा गया है और तीसरा धारिता के बारे में पूछा गया है और चौथा विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र, और पांचवा ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो क्या कहा गया है कि एक संधारित्र है हमारे पास, जिसको सबसे पहले हमने क्या किया, वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया और V वोल्ट विभवांतर तक उसको आवेशित कर दिया। मतलब इतना आवेशित किया कि उसकी प्लेटों के मध्य V वोल्ट विभवांतर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको स्रोत से हटा दिया और इसके पराविद्युत जो मध्य के क्षेत्र है उसमें एप्सिलॉन r पराविद्युतांक वाला माध्यम उसमें रख दिया। तो निम्न पर क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई? तो देखो सबसे पहले आपको याद है कि आवेश की मैं बात करूं बच्चों, तो संधारित्र का सिद्धांत होता है कि आवेश को नियत करके, ठीक है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, आवेश को नियत करके, मतलब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद है आपको, यह संधारित्र का सिद्धांत है, इसलिए हम कहेंगे कि आवेश में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात देखो बच्चों, आपको याद है जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम परावैद्युत माध्यम प्रवेश कराते हैं, क्या कराते हैं, परावैद्युत माध्यम जब हम प्रवेश कराते हैं तो धारिता क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है, तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो आप याद करो, धारिता बढ़ गई, ठीक है, और क्या होता है, Q बराबर होता है CV। ठीक है, Q बराबर क्या होता है बच्चों, CV। तो आपको विभवांतर चीज V बराबर Q/C। ठीक है, तो V बराबर Q/C से देखो बच्चों धारिता क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, धारिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो धारिता बढ़ गई तो जब बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो विभव का मान कैसा आएगा, कम प्राप्त होगा, यानी विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर घट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, विभवांतर घट जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र के लिए बात करो, आपको याद है V बराबर ED होता है। क्या होता है बच्चों, V बराबर ED। ठीक है, V बराबर ED है, तो यहां से देखो जब डिस्टेंस तो वो की वही रही, ठीक है, V घट गया, इसका मतलब V समानुपाती है E के, सो E भी क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र भी घट जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब लास्ट एंड फाइनल बच्चों, लास्ट एंड फाइनल है ऊर्जा। U बराबर होता है Q²/2C होता है बच्चों ये ऊर्जा का सूत्र। अब आपको पता है कि आवेश में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं और धारिता का मान बढ़ गया, तो जब हम बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो ऊर्जा का मान कैसा प्राप्त होगा फाइनल में बच्चों, कब, यानी कि ऊर्जा घट जाएगी। इस तरह बच्चों ये हमारे जवाब आ गए। ठीक है, एक बार फिर से समझना, देखो ध्यान से समझना, कोशिश आपको करनी है, आएंगे जरूर। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक संधारित्र है हमारे पास, संधारित्र में प्रारंभ में उसमें वायु माध्यम है
उसको बैटरी से हमने जोड़ा और V वोल्ट विभवांतर तक उसको हम आवेशित करते गए। मतलब आवेशित होता जा रहा है कब तक, जबकि उसकी प्लेटों के मध्य V वोल्ट विभवांतर उत्पन्न नहीं हो जाता। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्रोत को हटा दिया, स्रोत को हटाकर उसकी प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम प्रवेश करा दिया एप्सिलॉन आर। तो निम्न के बारे में पूछा गया है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, आवेश आपको पता है संधारित्र का सिद्धांत है कि आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, दूसरी बात, धारिता आपको पता है पराविद्युत माध्यम प्रवेश कराने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक, दूसरा देखो, विभवांतर निकालना है, Q बराबर CV एक सूत्र है, तो V निकालना है तो Q अपॉन C। अब आपको पता है भाई हमारे पास तो चार्ज तो पहले ही फिक्स है, लेकिन बच्चों धारिता तो बढ़ गई ना, तो जब बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो मान कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, छोटा मान प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। आपको याद हो जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य अपन क्या करते थे, संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब हम पराविद्युत माध्यम प्रवेश कराते थे ना बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता था। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान घटने से विभवांतर घट जाता था और धारिता का मान बढ़ जाता था। ठीक है, तो आज विभवांतर का मान कम हो गया, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया है, घट चुका है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल एनर्जी निकालनी है बच्चों। एनर्जी का सूत्र क्या है, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब आपको बताए Q तो नियत है, Q तो फिक्स है, लेकिन धारिता तो बढ़ गई ना बच्चों, धारिता बढ़ गई तो ऊर्जा का मान कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरह बच्चों ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, समझना आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक पर आवेश की मात्रा को 3 गुना करने पर करने पर चालक की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, गोलीय चालक की बात हो रही है बच्चों, ध्यान रखना, गोलीय चालक। ठीक है, गोलीय चालक की जो धारिता है C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, यही होती है बच्चों गोलीय चालक की धारिता। उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में कि भाई एक गोलीय चालक है और उसकी जो हम क्या कर रहे हैं, आवेश की मात्रा को 3 गुना कर रहे हैं। आवेश की मात्रा को क्या कर दिया हमने, 3 गुना कर दिया, धारिता का मान क्या होगा। तो बच्चों यहां पर देखो Q तो आवेश तो आ ही नहीं आ रहा ना। ठीक है, यानी जो धारिता है वो तो आवेश पर निर्भर ही नहीं कर रही। ठीक है ना, इसलिए आवेश को आप कितना भी करो, कम करो चाहे ज्यादा करो, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया, याद रह जाएगा। देखो गोलीय चालक की जो धारिता है वो है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ठीक है, यहां पर कहीं पर भी Q यानी आवेश का वर्णन नहीं है, और जब आवेश का वर्णन है ही नहीं तो धारिता का मान कैसे बदल सकता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है कि प्रतिचित्र में संधारित्र की धारिता सबकी 1 माइक्रोफेरेड है और A और B के मध्य तुल्य धारितापन को निकालनी। देखो चित्र समझना सबसे पहले तो बच्चों, देखिए इस तरह से सभी संधारित्र, जितने भी संधारित्र बच्चों इसमें लगे हुए हैं वो सारे संधारित्र क्या हैं, 1 माइक्रोफेरेड के हैं। ऐसे देखिए इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यहां पर 8 लगे हुए हैं, 8 है यहां पर 8, और बच्चों इस तरह से ये प्रोसेस चलती ही जा रही है ऐसे। मतलब यहां पे एक संधारित्र लगा हुआ है, यहां 2 लगे हुए, यहां 4 लगे हुए, यहां 8 लगे हुए, इधर 16 लगे हुए, इधर 32 लगे हुए, और ये प्रोसेस चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया है कि भाई आप इसकी तुल्य धारिता निकाल के बता दीजिए कितनी आएगी, फाइनल कितना आएगा। ठीक है ना, देखना बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझिए आप ध्यान से। देखो ये कौन सा क्रम दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले आप बता, मतलब ये है C1। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रथम भुजा। देखो प्रथम भुजा की धारिता, प्रथम भुजा की धारिता है C1 बराबर 1 माइक्रोफेरेड। ठीक, क्या है, 1 माइक्रोफेरेड। आगे चलो देखो दूसरी भुजा की धारिता, दूसरी भुजा को अगर मैं C2 मानूं तो ये देखो ये दोनों कौन से क्रम में है, ये बेचारे जो हैं ये श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में 1 में आता है तो 2 का हो जाएगा 1/2, उल्टा करेंगे ना जोड़ के। ठीक है, फिर आगे देखो तीसरी भुजा की बात करूं, तीसरी
भुजा की धारिता, तीसरी भुजा की देखो तो C3 कहेंगे। इसमें कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1/4 माइक्रोफेरेड। ठीक बच्चों, चौथी भुजा की मैं बात करूं, चौथी भुजा की धारिता यानी C4, तो ये है कितने, 8 जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएंगे 1/8 माइक्रोफेरेड। ठीक बच्चों, ऐसे 5वीं भुजा, 6ठी भुजा, 7वीं भुजा आती चली जाएगी, बहुत सारी है, अनंत तक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो आप यहां तक समझ लो, यहां तक आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों अनंत सीरीज का, ठीक है ना, यानी इसमें संधारित्रों की संख्या अपन जितना गिनना चाहें उससे बहुत ज्यादा है। अगर अपन 1 लाख संधारित्र माने तो उसमें बहुत ज्यादा है, लाखों से भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को थोड़े तरीके से समझना है। देखो ये प्रथम भुजा की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम भुजा में मुझे 1 संधारित्र दिखा तो 1 आ गया, दूसरी भुजा में 2 संधारित्र दिखे सीरीज में है तो 1/2 हो जाएगा, तीसरी में 4 दिखे तो 1/4 हो जाएगा, चौथी में 8 दिखे तो 1/8 हो जाएगा। तो अतः अब देखो ये जो सारे हैं ना बच्चों, ये सारे सीरीज नहीं पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, देखो इधर की सारी प्लेट अगर पॉजिटिव है ना, ये सारी प्लेटें, तो सभी धनात्मक प्लेटें एक साथ हैं और सभी ऋणात्मक प्लेटें एक साथ हैं, मतलब ये समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है ना, अतः समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता कौन से क्रम में है ये बच्चों, समांतर क्रम में है। तो C बराबर देखो सबको जोड़ दो, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस और आगे चलता जाएगा। अब बच्चों ये है एक गुणोत्तर श्रेणी। क्या है बच्चों ये, गुणोत्तर श्रेणी। सबसे पहले नाम सुनिए आप, गुणोत्तर श्रेणी। अब बात करूं, जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो जानते हैं कि सर गुणोत्तर श्रेणी क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बायो वालों बच्चों को गुणोत्तर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं। देखो बच्चों 10th क्लास में हम पढ़ते थे क्या, हमने पढ़ी थी समांतर श्रेणी, पढ़ी थी ना। ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या होता है, प्रत्येक अगला पद या तो उससे पहले वाले पद से कोई निश्चित संख्या ज्यादा होता था या कम होता था। ठीक है ना, जैसे नॉर्मल बात करूं 2 4 6 8 10 12 इस तरह की सीरीज समांतर श्रेणी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है प्रत्येक पद आगे वाले पद से धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, या घटता, या तो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। ठीक है, लेकिन आज बच्चों यहां पर गुणोत्तर श्रेणी में जैसे उसमें जोड़ते थे ना समांतर श्रेणी में, ऐसे यहां पर गुणा किया जाता है। ठीक है, एक निश्चित संख्या से गुणा करते चलते हैं तो वो संख्या, वो सीरीज जो है गुणोत्तर श्रेणी में बन जाती है। ठीक है, तो ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है बच्चों। ठीक है, जिस तरह समांतर श्रेणी के सूत्र होते हैं वैसे के वैसे जीपी के भी सूत्र होते हैं। ठीक है ना, तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी में अनंत सीरीज के योग का सूत्र होता है बच्चों A/1 - R। क्या होता है, A/1 - R। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर A क्या है, ये R क्या है। ठीक है, तो जिस तरह बच्चों समांतर श्रेणी में A का मतलब प्रथम पद होता है, ऐसे कैसे ही गुणोत्तर श्रेणी में भी A का मतलब प्रथम पद है। ठीक है, और R का मतलब वहां पर आपको याद हो D यूज करते थे हम, सार्व अंतर, तो यहां बच्चों सार्व अनुपात यूज करते हैं। वहां D कैसे निकालते थे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते थे, और आज यहां पर R निकालेंगे बच्चों। R निकालने का तरीका है A2/A1, दूसरे पद में पहले पद का हम भाग लगा देंगे तो R आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहां यूज करते हैं। देखो तो C बराबर देखो A का मतलब है हमारे पास 1/1 माइनस, और देखो 1/2 में आप 1 का भाग लगाइए तो 1/2, तो C बराबर 1/1/2, तो C का मान आया बच्चों 2। ठीक है, इस तरह हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 माइक्रोफेरड, और ये हमारा प्रश्न हल हो गया। ठीक है, एक बार फिर समझिए बच्चों, ये अनंत जीपी का क्वेश्चन है। अनंत जीपी का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, S इनफाइनाइट बराबर है A/1 - R। यहां A का मतलब है प्रथम पद, R का मतलब है सार्व अनुपात। ठीक है, ए तो पहले दिख जाएगा, सार्व अनुपात कैसे निकालोगे, दूसरे पद में आप पहले पद का भाग लगा दीजिए। इस तरह आप ये क्वेश्चन भी हल कर पाओगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप बताना बच्चों, और समझा देंगे दोबारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, सी धारिता के n संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं, तो Cp - Cs का मान ऐसा लाके बताइए। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो बच्चों अपन ने अभी किया था,
आपको पता है हमारे पास n संधारित्र, कितने संधारित्र हैं n, ठीक है, n संधारित्र, सबकी धारिता c है। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज की बात कर लेते हैं। तो 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस और 1/C, n है बच्चों तो 1/CS बराबर हो जाएगा n/c, तो CS बराबर हो जाएगा बच्चों C/n, समीकरण नंबर 1, ठीक। और पैरेलल की बात करूं बच्चों, ठीक है, तो Cp बराबर क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस और प्लस Cn, सभी कैसे हैं बच्चों, सभी समान हैं, यानी C और C इस तरह से, तो Cp बराबर हो जाएगा Nc। ये यहां तक तो हमने बच्चों वहीं पर भी कर लिया था। उसमें क्या किया था आपने, 3 जोड़े थे तो C/3 आ गया था और 3C आ गया था, ठीक है। आज अपन क्या कर रहे हैं, अपन n जोड़ रहे हैं, बहुत सारे अनंत जोड़ रहे हैं, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हमसे क्या बात हुई है, अब से बात हुई है Cp माइनस CS निकालो, ठीक है, यही पूछा गया है। तो Cp कितना है Nc माइनस और CS कितना है C/n, ठीक बच्चों। तो पहले तो C बार ले लीजिए, तो n माइनस 1/n, अब लसर ले लीजिए C, तो ये हो जाएगा n² माइनस 1/n, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। एक बार फिर समझो, देखो कुछ नहीं करना, प्रश्न बहुत सरल है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सोल्व कराया था ना मैंने, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से देखना है। देखो इधर n संधारित्र हैं, सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में ये सूत्र होता है, तो सीरीज का आंसर आ गया। फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम का ये फॉर्मूला है और ये आंसर आ गया। अब हमें Cp माइनस CS निकालना है, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, नहीं आए तो आपको इसको विशेषतः पूछना है, ठीक है ना। देखो संधारित्र है, चित्र में दर्शाए गए संधारित्रों की धारिता बताइए, जबकि प्लेट का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के मध्य की दूरी d है। देखो बच्चों, सबसे पहले ये a और ये b 2 पॉइंट है, और इस तरह बच्चों यहां से यहां तक में इस तरह एप्सिलॉन r1, तो इधर पराविद्युतंग माध्यम प्रवेश करा रखा है एप्सिलॉन r1, और इस तरफ दूसरी तरफ जो है बच्चों यहां पर एप्सिलॉन r2 का माध्यम प्रवेश करा रखा है, इस तरह से। ये प्रश्न आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है और क्या कहा गया है कि इसकी तुल्य धारिता को आप निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, तुल्य धारिता को आप निकाल दीजिए। तो देखो सबसे पहले समझना, सबसे पहले बात करूं मैं बच्चों, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये जो डिस्टेंस है ये तो दोनों में ही d है, इसमें तो दोनों में कोई अंतर वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों ये जो एरिया था, प्लेट का क्षेत्रफल ये a था यहां से यहां तक, ठीक है ना, कितना था a। तो अब क्या हो गया इस चित्र में, देखो ये इस चित्र में a/2 तो इसमें रह गया है और a/2 इसमें रह गया है, रहा कि नहीं रहा। सबसे पहले आप इस चीज को देख लो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ रही है तो आप समझ पाओगे। देखो ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, कितना सरल क्वेश्चन है। देखिए ये चित्र दे रखा है, अब देखो ये जो पूरी दूरी है यहां से यहां तक की a होती है, ठीक है, a होती है, तो आधे में तो एक प्रकार का पराविद्युत माध्यम है और आधे में दूसरे प्रकार का पराविद्युत माध्यम है, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होती है प्लेटों के मध्य की दूरी d, तो d है दोनों में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, यहां प्लेटों का क्षेत्रफल a/2 रहेगा तथा प्लेटों के मध्य की दूरी d रहेगी, ठीक है। अब अतः आपको बताए, देखो C का सूत्र होता है C एप्सिलॉन 0 a/d, यही होता है बच्चों, ठीक है। और पराविद्युत माध्यम की बात करूं तो C बराबर हो जाता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r a/d, ये होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच्चों इस प्रथम संधारित्र की, ठीक है, प्रथम संधारित्र। अतः C1 बराबर हो जाएगा, देखो बच्चों एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r1 और a की जगह बच्चों आ जाएगा a/2, तो यानी कि a/ और ये 2d, ठीक, समीकरण नंबर 2। ये तो हो गई पहले संधारित्र की धारिता। फिर देखो अतः C2 देखो बच्चों ये वाले की देखो, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r2 और a/ और ये 2d,
ये समीकरण नंबर 3। अब ये देखना है आपको कि ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखो समझना आप ध्यान से, बात करूं मैं बच्चों, ऐसे देखो ये ए पॉइंट था, ठीक है, और मैं इस तरह से इसकी डिवाइडेशन कर देता हूं ऐसे, और इस तरह से बच्चों ये इस तरह का एक चित्र बन जाता है हमारे पास, ठीक है। मतलब ये तो हो गया हमारा C1 और ये हो गया C2। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो ध्यान से समझना आप, वो ऐसा क्यों हो रहा है सर। देखो ये पहला संधारित्र है ना बच्चों, अगर मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल मान लूं इधर वाले को और इधर वाले को नेगेटिव मानूं, तो बच्चों देखना आप ये पॉजिटिव है ना बच्चों, ये कैसी है पॉजिटिव, और इधर वाली भी क्या है पॉजिटिव, कैसी है पॉजिटिव, और इधर वाली क्या है बच्चों, नीचे वाली देखना, नीचे वाली क्या है नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब देखो आप इस संधारित्र की पॉजिटिव और इस संधारित्र की पॉजिटिव दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं और इन दोनों की नेगेटिव एक साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो अगर ये पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव हैं तो देखो बच्चों दोनों पॉजिटिव एक साथ, और ये नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव एक साथ। तो कौन सा क्रम है बच्चों, ये कौन सा क्रम है, ये समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम, ठीक है ना, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता क्या होती है बच्चों, C बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे, देखो क्या करेंगे, ऐड करना है तो जोड़िए, देखो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 A बटा 2D प्लस एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 और A बटा 2D, ठीक। तो क्या आया बच्चों, एप्सिलॉन 0 A बटा 2D, और क्या उस में क्या बचा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। इस तरह बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एप्सिलॉन 0 A बटा 2D और एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 बिल्कुल सही आंसर है। एक बार फिर समझना, देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि देखिए इसमें करना क्या है। देखो वो ये कह रहा है कि ये एक चित्र है और इसकी आपको तुल्यधारिता निकालनी है। देखो बच्चों ये यहां से लेकर यहां तक की प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, तो आधे क्षेत्रफल में तो अन्य पराविद्युत माध्यम है और आधे में दूसरा है। यहां से यहां तक की प्लेटों की दूरी होती है D, दोनों में है, इसमें भी D है इसमें भी D है, ठीक है। तो यहां प्लेटों का क्षेत्रफल A बटा 2 रहेगा और प्लेटों की मध्य की दूरी D रहेगी, ठीक है। C का आपको सूत्र पता है, C का ये सूत्र होता है, तो C1 ये हो गया, C2 ये हो गया। अब हमें ये पता चला है कि ये तो कौन से क्रम में है बच्चों, अरे भाई ये तो समांतर क्रम में है सर। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखना आप। अब बच्चों अगर ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फिर भी नहीं आया है ना तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना। देखते हैं दूसरा, इसी का दूसरा हिस्सा है, देखिए उसको भी समझना। देखिए दूसरे हिस्से में क्या कर रखा है बच्चों, कि दूसरे हिस्से में ये ए पॉइंट है और ऐसे हैं ये, और बीच में इस तरह से डिवाइडेशन कर दिया गया और इस तरह से ए और। तो देखो क्या किया गया बच्चों, पहले वाले में तो यहां से एप्सिलॉन R1 माध्यम प्रवेश करा दिया, एप्सिलॉन R1 इधर, ठीक है, इस तरह से एप्सिलॉन R1, और नीचे वाले में क्या किया बच्चों, एप्सिलॉन R2 माध्यम प्रवेश करा दिया, इस तरह से इनको संयोजित किया गया है और यही बी पॉइंट है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बच्चों मैं बात करता हूं आपसे एरिया, तो एरिया तो पूरा आ रहा है, लेकिन डी की बात करूं बच्चों तो ये D बटा 2 तो यहां तक आ रही है, ठीक है, और D बटा 2 यहां तक आ रही है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इस समय क्या हुआ है, D आधी हो चुकी है और एरिया तो पूरा का पूरा ही आ रहा है, ठीक है। तो अतः देखो इस समय क्या लिख पाएंगे हम, इस समय प्लेटों का क्षेत्रफल A है तथा प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, D बटे 2 है, क्या है, D बटे 2 है। तो देखो अतः आपको पता है C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A बटा D, यही होता है बच्चों, ठीक है। तो अतः सबसे पहले हम C1 निकालेंगे, C1 की वैल्यू क्या होगी, वही बच्चों देखो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 A बटा और D बटा 2, क्योंकि आधी हो गई है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 और 2A बटा D, समीकरण नंबर 1। फिर ऐसे कैसे दूसरे की देखो, C2 बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 और A बटा D बटे 2,
और ये क्या हो जाएगी बच्चों, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 और 2a बटा d, समीकरण नंबर 2। अब दूसरी बात देखो, ये कौन से क्रम में जुड़ी हुई है, तो देखो बच्चों समझना, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है इधर वाली, ठीक है, तो बच्चों इस पहले वाले संधारित्र की यहां नेगेटिव प्लेट आई होगी, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं, फिर इसके बाद दूसरे वाले की यहां पॉजिटिव प्लेट आई होगी, मतलब ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब ये इस तरह का है बच्चों, तो इस तरह का है तो ये कौन सा है, ये श्रेणी क्रम है, कैसा है, श्रेणी क्रम है। तो अतः श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम है, आपको पता है 1/c बराबर क्या निकलेगा, 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है बच्चों। तो 1/c बराबर, देखो इसका उल्टा कीजिए आप, इसका पहले का उल्टा कीजिए तो क्या आएगा, d अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 2a प्लस, और दूसरे का भी उल्टा कर दीजिए तो वही d अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 और 2a, ठीक है बच्चों। क्या कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए जो आ रहा है जो, तो 1/c बराबर देखो d अपॉन 2 एप्सिलॉन 0a और क्या आया 1/एप्सिलॉन R1 प्लस 1/एप्सिलॉन R2, ठीक है बच्चों। तो 1/c बराबर d अपॉन 2 एप्सिलॉन 0a और ये हो जाएगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 बटा एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2, इसको उल्टा कर दीजिए तो c बराबर क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन 0a और एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 अपॉन d और एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। इस तरह से बच्चों ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। एक बार पहले आंसर मैच कर लेते हैं बच्चों, देखिए आंसर है 2 एप्सिलॉन 0a एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 अपॉन d एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। एक बार दोबारा समझना पूरा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी है, देखिए इधर कोशिश करनी है, हमें हार नहीं माननी। देखो क्या है, इस कंडीशन में क्या हुआ बच्चों कि प्लेटों का क्षेत्रफल तो ए ही रहा लेकिन मध्य की दूरी आधी हो गई, ठीक है ना। क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल तो ए ही रहा लेकिन जो मध्य की डिस्टेंस थी वो आधी रह चुकी है, ठीक है। सी का ये सूत्र है, पहले संधारित्र के लिए देखा, दूसरे के लिए देखा। अब आपको ये पता चल गया कि भाई सर ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, श्रेणी संयोजन में है ये। अब देखो श्रेणी में तो ये आंसर होता है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, देखो मैंने डी को ऊपर रख दिया और बाकी नीचे रख दिए, इसका भी उल्टा कर दिया, दूसरे वाले का भी। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, डी अपॉन एप्सिलॉन 0 2a, ये ले लिया बच्चों, ठीक है। अब यहां लस लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये ऊपर तो जुड़ जाएगा नीचे गुणा हो जाएगा, अब इसको उल्टा करना है आपको, उल्टा करते आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट एक क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन, उसको भी सोल्व कर देते हैं ताकि आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, सी धारिता वाले अनेक संधारित्र चित्र के अनुसार अनंत संख्या में संयोजित कर दिए गए हैं, तो ए और बी के मध्य तुल्य धारिता निकालिए। देखो बच्चों समझना, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है। ये ए पॉइंट है इस तरह से और ये बी पॉइंट है, ठीक है, यहां और यहां। आगे चलिए, ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, फिर इसी तरह से यहां और यहां। फिर आगे बढ़ते हैं, सब 2 माइक्रोफेरेड हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, और इसी तरह से यहां और यहां और इस तरह से। बच्चों ये जो प्रोसेस है चलती ही जा रही है, ठीक है। 2 माइक्रोफेरेड की ये पोजीशन है और इस तरह से 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड और ये चलती ही जा रही है, ठीक है। अनंत है, अनंत तक दे रखा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अनंत तक दे रखा है। तो देखो अब उन्होंने क्या कहा है कि इस अनंत सीरीज का जो ये अनंत दे रखा है उसका आप तुल्य धारिता निकाल के बता दीजिए कि इसकी तुल्य धारिता कितनी है, ठीक है। क्या है इसकी अनंत, जो आंसर है ना अनंत, वो कितना है,
ठीक है, देखो समझना बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं कि अनंत संयोजन में वही पोजीशन काम में ली जाती है कि जैसे किसी बाल्टी भर, मतलब एक समुद्र में से अगर हम एक बाल्टी भर के पानी लेकर आ जाए तो इससे समुद्र के जल स्तर में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है ना बच्चों, इसी वाक्य को यहां पर प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों, इसको क्या करते हैं, हम यहां से डिवाइडेशन कर देते हैं, यहां से अलग कर देते हैं। ठीक है, यहां से हटा देता हूं मैं, इधर इस वाले को हटा देता हूं, तब भी आप क्या कहोगे कि सर ये चित्र तो वही दिख रहा है जो पहला है। कैसे दिख रहा है, देखो बच्चों, मैं इसको अगर पूरा बढ़ा दूं ना इधर, तो आप अंतर ही नहीं कर पाओगे। देखो, आप अंतर ही नहीं कर सकते कि सर ये कहां से आपने हटा दिया। हर जगह बच्चों ये वही आता रहेगा, क्योंकि ये अनंत सीरीज का क्वेश्चन है। ये देखो, ठीक है ना बच्चों, आप कहीं से भी हटाओ, आप यहां से हटा दो, आप यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, ठीक है ना, तो आप जैसे हटाओगे ये वही बन जाएगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इस अनंत सीरीज का मैं आंसर मान लेता हूं कि माना अनंत संयोजन की जो तुल्यधारिता है ना, वो क्या है, सी है। ठीक है बच्चों, लिख दो मैं वाक्य को, तो लिखो, मैं लिख रहा हूं, माना अनंत संयोजन की तुल्यधारिता सी है। ठीक है, ये मैंने मान लिया, और मानते ही बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको यहां से हटा दूंगा, ये इतना सारा मैं हटा दूंगा, ये सारा मैंने हटा दिया। ठीक है, और हटाकर वो जो सी मैंने मानी है उसको मैं यहां लाकर रख दूंगा। देखो ये सी वाले को मैं यहां लाकर रख दूंगा, क्योंकि मैंने सी मानी है उस पूरी की। ठीक है, चलो, ये सी मैंने मानी थी, ये सी वाला यहां आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये सी और ये 2 माइक्रोफेरेड कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन से क्रम में दिख रहे हैं, ये समांतर क्रम में दिख रहे हैं। तो ये जो ए पॉइंट है हमारा वो यहां रह जाएगा, और ये रह गया, और इसका योग जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ये बी पॉइंट। अब ऐसा हो गया, मैंने सीधा कर दिया बच्चों इनको, है ना, तो क्या रह गया, ये 2 माइक्रोफेरेड तो यहां रह गया, और ये दोनों जुड़कर हो गए C+2, क्या हो गए, C+2। ठीक है, अब आपको याद हो अनंत संयोजन की तुल्यधारिता क्या है, सी है। क्या है, सी है, मतलब ए और बी के मध्य की तुल्यधारिता आपको सी दे रखी है। अतः अब आप देखो, याद करो, ये दोनों कौन से क्रम में, ये दोनों बच्चों श्रेणी क्रम में। तो 1/c बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 1/2, और इसका उल्टा हो जाएगा 1/c+2। ठीक बच्चों, अब हम लसन लेंगे। देखिए 1/c बराबर, यहां लसन लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 और c+2, तो ये तो हो गया c+2 और +2, लसा आ गया। तो क्या बना बच्चों, देखो 1/c बराबर, ऊपर क्या हुआ, c+4 अपॉन, नीचे देखो 2c+4। ठीक, अब गुणा कर दीजिए, तो 2c+4 बराबर c² + 4c। तो बच्चों उधर ले चलो, तो c², 4c में से 2c हटा दो, 2c और -4 बराबर 0। ठीक बच्चों, अब आपको याद है ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात को हल करने के लिए श्रीधर आचार्य जी की सूत्र है, श्रीधर आचार्य सूत्र, x बराबर क्या है, -b प्लस -b² - 4ac/2a। इस सूत्र को हम यूज करेंगे। तो देखो c बराबर क्या आएगा, -2 प्लस माइनस b² मतलब 2 का वर्ग बच्चों 4, और माइनस और 4, a का मतलब 1 और c का मतलब -4 अपॉन और 2। ठीक बच्चों, तो c बराबर -2 प्लस माइनस 4 चौक 16, 16 और 4 20, ठीक 20 और बटे 2। तो c बराबर -1 प्लस -2√5 बटे 2। ठीक बच्चों, 2 से कट जाएगा तो -1 प्लस -√5, ये आंसर हो गया आपका। पहले तो आप यहां तक समझो। ठीक है, देखो इधर हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में कि इस पूरे आंसर का मतलब तुल्यधारिता हमने मान ली थी, वो थी सी। क्या थी बच्चों, सी। ठीक है, तो उस पूरे को हटाकर केवल एक स्टेप रखी और वहां पर सी धारिता का लगा दिया। ये वाला समांतर क्रम में है तो c+2 हो गया। ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं तो श्रेणी क्रम में 1/c। सी ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने सी माना है बच्चों।
तो 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/c प्लस 2। यहां पर लसल लिया, नॉर्मल लसल लेना है, जैसे आपको आता है वैसे लीजिए, फिर वज्र गुणा कर दिया, पक्षांतर कर दिया, और इसको निकालने का द्विघात समीकरण का सूत्र लगा देना है श्रीधर आचार्य वाली विधि। ठीक है, आपको जैसे आए वैसे कर दे, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आ गया यहां तक। अब बच्चों एक चीज देखना, इसमें 2 स्टेप के आंसर हैं। एक तो है फर्स्ट वाला, तो है देखो नेगेटिव, अगर मान बात करें तो -1 माइनस √5, एक आंसर तो ये है, और एक है -1 प्लस √5, एक ही है। ये 2 आंसर हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो बच्चों इसमें ध्यान रखना, इसमें ये जो नेगेटिव वाला है ना, ये तो गलत है। नेगेटिव वाला क्या है, गलत है। क्यों है कि जिस तरह बच्चों क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता ना, ऐसे ही धारिता भी क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती। आपको याद हो 10th क्लास में अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, नेगेटिव आ जाता था तो क्या कहते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। सेम उसी तरह आपको यहां कह देना है कि धारिता ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ बच्चों, ये वाला, ठीक है ना। यानी हमारी सी जो है वह है -1 प्लस √5 और माइक्रोफेरेड। इस तरह से बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ पा रहे हो। कोशिश करनी है आपको, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आपको बता देना है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी थोड़ा सा डाउट लगे आप यहां आकर पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेहनत करते चलो। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह बच्चों ये लगभग 4 चैप्टर अपन ने पूरे कर लिए हैं, थ्योरी, न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल बच्चों मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला रखना था, जैसे गोलीय संधारित्र की धारिता है, सूत्र रखा डायरेक्ट बच्चों, तो आप करके देखना, क्योंकि देखो इसमें समय भी ज्यादा लगता है, फिर भी आपको भी करना चाहिए। ठीक है ना, नहीं आए तो आपको पूछ लेना है, लेकिन मेहनत करते रहना है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।